रुबीना कुरैशी जी हैं, जिनका टॉपिक है आज का, चूंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी आप हैं, विमेन्स एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप फ्रॉम पार्लियामेंट टू पंचायत। और आप राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी से हैं। मैडम, जो आज का जो टॉपिक है ना, वो बेसिकली लास्ट में कंक्लूड चूंकि मैं कर रहा हूँ, तो संसद से पंचायत तक जो नेतृत्व का नींव है, क्योंकि आप ग्रासरूट लेवल पे भी काम कर रही हैं, जैसे डॉक्टर कौशिक साहब कर रही थी, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, और शिक्षा कितना मायने रखता है। जैसे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, और उसमें गुंडे एलिमेंट और ट्रोलिंग, और हम लोग अपने हक अधिकार को जिस तरीके से प्रयोग करना चाहिए सिक्योरिटी रीजन से नहीं कर पाते। तो उस परिप्रेक्ष्य में आपका जो है विषय रखा गया है। आप प्लीज कंटिन्यू करें। सबसे पहले इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी सदस्यों को मेरा सादर आदाब। जय भीम, जय संविधान। आज का जो आधी आबादी का टॉपिक और महिला सशक्तिकरण का टॉपिक है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक ऐसे मुद्दे को चुना जिसकी आज जरूरत है। हमारे आजाद भारत से लेके आज तक महिलाओं के लिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा दावे किए जाते हैं। आधी आबादी की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आधी आबादी के लिए यही कहना चाहूंगी, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण आखिर क्या है। महिला शिक्षा तो ये है कि महिला की शिक्षा और उसका सशक्तिकरण ये एक दूसरे के पूरक है। महिलाओं की जागरूकता, आवाज आ रही है क्या सर? जी जी, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, प्लीज। महिलाओं की जागरूकता को लेकर, महिलाओं की क्षमता को लेकर, महिलाओं की मतदान तक ही सीमित नहीं है कि महिला, जिसको हमने अभी आधी आबादी बोला, वो सिर्फ आधी आबादी हमारे देश के संसद को चलाने के लिए, हमारे देश को असेंबली को चलाने के लिए ही नहीं, इस देश की महिला की आधी आबादी इस मुल्क की बेहतरीन नुमाइश के लिए सबसे बेहतर विकल्प ये है कि महिलाओं को आगे लाना। सबसे बड़ी बात जो हम महिला सशक्तिकरण पर करते हैं, वो सबसे बड़ी बात हमको ऐसा, जहां तक मेरा मानना है ये, कि आत्मविश्वास जो महिला के अंदर है वो बहुत कमजोर है। कमजोर? जी बिल्कुल। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसा है जो राजनीति में बहुत मजबूती से आना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क के निजाम से या इस मुल्क की राजनीति में जो लोगों के साथ शोषण हो रहा है, उससे बहुत सारी महिलाएं जिनके अंदर वो प्रतिभाएं हैं, जिनके अंदर वो जिज्ञासा है कि वो समाज की पहली पंक्ति में खड़े होकर अपने आप को प्रूफ करें कि हम आधी आबादी के हिस्सा हैं, और हम इस हिस्से को न केवल वोट देकर बल्कि हम उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने आप को यह साबित करें कि अगर हम आधी आबादी हैं, हम वोट आधी आबादी के तौर पर हम इस देश की जो 3 पंचायतें हैं, चाहे वो राज्यसभा, लोकसभा हो या विधानसभा हो या पंचायती राज हो, मैं इन तीनों की बात करती हूँ। इन तीनों पे हमारे मुल्क में 33% आरक्षण की बात है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कहा गया है, वहां तो 50% तक की बात की गई है। चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं तो उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगी। हमारे यहाँ आज महिलाओं की जो दशा है वो बद से बदतर है। भले इस मुल्क की हुकूमत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन ये जो नारा है, असल में ये नारा कहीं से भी हकीकत में साबित नहीं होता। जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया वो बचा नहीं पा रहे जी, जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया वो बचा नहीं पा रहे हैं। आज अभी पेपर लीक के मुद्दे पर मैं आपसे इस मीटिंग के माध्यम से कहना चाहूंगी, इस मुल्क के जो सत्ताधारी लोग हैं, क्या वो तय करेंगे, या इस मुल्क के जो जनसंघी लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो तय करेंगे कि इस मुल्क की सेकुलर बेटियां क्या पहने और क्या ना पहने। अभी नीट परीक्षा में आपने देखा होगा
एक बेटी जब परीक्षा देने गई तो उसकी परीक्षा केंद्र पे उसकी एंट्री से पहले उससे कहा गया कि आप अपना बुर्का उतार दीजिए, आप अपना नकाब उतार दीजिए। जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो आप बताएं बेटियां, किस तरह से आप एजुकेशन में पढ़ के अगर आगे बढ़ना चाहती है तो आप किस किस जाति की महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, किस तरह की इस मुल्क की महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं कि अगर वो अपनी मेहनत से किसी प्लेटफॉर्म को हासिल करना चाहते हैं तो आप एक ऐसी दलगत राजनीति का हिस्सा उसे बना दे कि उसके उसके कपड़ों से, उसके हिजाब से उसे तय करें कि आप इस एग्जाम सेंटर में आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस आवाज बेटी को मैं सलाम करती हूँ जिसने जिसने अपने मजबूत इरादे से बोला कि ये तय आप नहीं करेंगे कि मैं क्या पहन कर आऊं और क्या नहीं, और आखिरी में उसे परीक्षा देने के लिए ये जद्दोजहद भी कई महिलाओं को पीछे ले जाने का काम कर रही है। अब रही राजनीतिक सशक्तिकरण की बात, तो नीति और निर्माण के लिए और निर्णय के लिए महिलाओं में अभी उतनी मजबूती नहीं है। जो मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का जो हमारा मुद्दा है, या महिला सशक्तिकरण की, मैं आज इस मंच के, आपने टॉपिक इतना अच्छा दिया है, तो महिला सशक्तिकरण के मानक, उसके प्रतीक मैं ज्योतिबा राव फुले और फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले जैसी महान शख्सियतों को भी इस मंच पे याद करना चाहूंगी, उन्हें खिराज अकीदत पेश करना चाहूंगी। उन जैसी महिलाओं ने हम जैसे घर में एक पिछड़ी महिलाओं को, चूंकि मैं कैसी समाज से हूं तो मैं पिछड़ी महिला हूं, मैं अपने आप को मानती भी हूं, आपसे प्रेरणा लेकर, आपकी क्षमता को देखकर हम जैसी महिलाओं ने हिम्मत जुटाई कि नहीं, हमें शिक्षा के साथ साथ राजनीति जैसे क्षेत्र में भी आने की जरूरत है। आज मुल्क की आबादी में हम ये कहते हैं कि हम 33% आरक्षण की बात करते हैं, तो वो जो 33% आरक्षण है उसमें आज मुल्क में लोकसभा में कितने परसेंट है? लोकसभा में तो कुल 13 से 14% ही है महिलाएं। अगर आप राज्य स्तर असेंबली में आ जाइए तो वहां पर सिर्फ 15 से 16% आप बता रहे हैं। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम फीमेल है, ये इकरा हसन चौधरी जी, एक ही है ना जी, सिंगल है पूरे देश में। तो आज उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, आज उन पर भी बहुत टिप्पणियां खड़ी होती हैं, लेकिन कोई नहीं, जिसके इरादे मजबूत होते हैं, जिस महिला ने ये ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, उसके इरादों को कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन इस मुल्क के निजाम पर बात करना और चिंतन करने का विषय है। जब हम दुनिया में अपने मुल्क को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं, तब हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिजाब और पर्दे के नाम पर महिलाओं की शिक्षा पर रोक है। अब क्या कसूर है हमारे जैसी पिछड़े समाज की महिलाओं का? क्या कसूर है? हमारे मुल्क में अभी देश की हुकूमत ने महिला अधिनियम बिल लाने की कोशिश की, वो धन्यवाद दूंगी मैं संपूर्ण विपक्ष का कि उन्होंने मजबूती से इसका विरोध किया, और ऐसा उन्होंने विरोध किया कि अंत में जो नहीं करना चाहते थे, जैसा कि देश की हुकूमत से हमारे जिम्मेदार जो पिछड़ी जाति के लोग नेतृत्व कर रहे हैं मुल्क में, चाहे सदन में हो या राज्य स्तर पर हो, 21 सितंबर 2023 को देश की पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया, तो इस मुल्क की हुकूमत ने इस बिल के लिए आगे क्या काम किया? पास होने के बाद फिर पुनः 16 अप्रैल 2026 को रात 9 बजे नोटिफाई करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अभी तक लगभग 30 महीने तक इस देश की हुकूमत क्या करती रही? जब इस पर सवाल खड़े किए गए तो आपने जवाब नहीं दिया, और जब जवाब की बात आई तो जाति जनगणना का सवाल पर आपने जवाब दिया कि जाति जनगणना अगर हम कराने की बात करें तो जाति जनगणना तो एक तरह से ये तो नक्सल और इस तरह के लोगों का काम है, इस तरह के लोगों की जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं उनको जाति जनगणना जैसी विचारधारा की सोच हमारे मुल्क में नहीं चलेगी। इस देश के मुल्क की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया।
तो सोचने की बात यह है कि अगर आप वास्तविकता यह है कि अगर आप आरक्षण लाना चाहते हैं, महिला को हक सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो ये पिछड़ी महिलाओं का क्या दोष है? पिछड़ी जो महिलाएं हैं, इनका आखिर क्या दोष है? आप इन्हें क्यों नहीं लाना चाहते? बहुत संघर्ष के बाद जिस जाति जनगणना को आप कराना नहीं चाहते थे, अंत में आपने उसको स्वीकारा। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं होंगी। महिलाओं के नाम पर हम बात करते हैं कि महिलाओं को लेकर हम पंचायत से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। जो 33% है उसे तो आज तक लागू नहीं कर पा रहे हैं। और जो है भी, और पिछड़े समाज की महिला जो अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से पंचायत से लेके सदन तक जाना चाहती हो, उसको रोकने के लिए अब इस मंच पे कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये समाज है, एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम कहेंगे। जो महिलाएं बहुत मजबूती से अपने आप को, अपने समाज की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, उनके चरित्र तक पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश की राजनीति को इतना गंदा कर दिया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी पर इतनी गंदी टिप्पणी करने वाले लोग कौन हैं? कब बेटियों की बात करेंगे? दुर्भाग्य है हमारे मुल्क का, जिस मुल्क में बेटी को देवी कह के पूजा जाता है, उस मुल्क की बेटियों के लिए इस तरह की मानसिकता रखने के बावजूद भी हुकूमत का कोई कदम नहीं है। हम कितने भी नारे लगा लें कि बेटी बचा रहे हैं और बेटी पढ़ा रहे हैं, अरे बेटियां तो सड़कों पर जल रही हैं। बेटियों के तन के कपड़ों तो सड़कों पर नोचे जा रहे हैं। बात हम एजुकेशन की करते हैं तो शिक्षा महिलाओं के लिए, मेरा मानना है, शिक्षा महिलाओं के लिए वो हथियार है जिससे हम इस मुल्क में अपने ख्वाब को हासिल कर सकते हैं। मैं एक बहुत पिछड़े समाज से हूँ, और ऐसे समाज से जहाँ पढ़ने के लिए भी, एक ऐसी फैमिली से जहाँ पढ़ने लिखने के लिए भी बहुत ज्यादा छूट नहीं थी। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है जिसने हिम्मत दी मुझे, जिसने मुझे ताकत दी आगे बढ़ने की। ऐसी फैमिली से हूँ, आज आपके बीच बैठी हूँ, जिसकी फैमिली में कभी कोई बीडीसी का सदस्य भी नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने वालिद की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तमाम कुरीति और तमाम रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़कर मुझे समाज में आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आज मैं बड़ी हिम्मत के साथ लोगों की लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर कमजोर पड़ जाती हूँ इस मुल्क के सिस्टम के आगे। इस मुल्क उसमें महिला होना विषय होता है, या जाति होना विषय है, या धर्म होना विषय है? इसमें महिला होना तो इतना मैं तो नहीं मानती हूँ कि महिला होना विषय है, लेकिन जाति होना और धर्म होना बहुत महत्वपूर्ण विषय है उसके। आप किस जाति से हैं? अगर आप किसी जाति से हैं तो आप जाकर देख लीजिए पूरे सिस्टम में, तो आपने अगर अपनी जाति कहीं बता दी है तो आपके साथ भेदभाव होना संभव है। ऐसे हमारे साथ के बहुत सारे छात्र हैं जिनको जाति की वजह से कई ऐसे विभाग है, कई ऐसी जगह है जहां नौकरियां नहीं मिली। आरक्षण के नाम पर बैकवर्ड एसटी ओबीसी के लोगों को कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन आज अब हकीकत में देखें तो वो इन सब चीजों का शिकार हो रहे हैं। हमारे समाज में सबसे ज्यादा अहम भूमिका अगर आज कोई निभा रहा है तो महिलाएं हैं। चाहे घर हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विद्यालय हो, महिला किसी भी तरह कहीं भी कमजोर नहीं है, बशर्ते उसे अगर थोड़ा बल ईमानदारी से दिया जाए। जो महिला का सम्मान है, जो उसके अंदर कर गुजरने की क्षमता है, अगर कर गुजरने की क्षमता ना होती तो ऑपरेशन सिंदूर जिसको कहते हैं इस मुल्क में चलाया गया, सूफिया कुरैशी जैसी महिला इतनी बड़ी जंग लड़के और फतेह हासिल नहीं करती। तो बेटियों की ताकत को पहचानने की आवश्यकता है, बेटियों की राजनीतिक स्थिति को पहचानने की आवश्यकता है कि राजनीति में उनका क्या योगदान है।
अगर बेटी का राजनीति में बड़ा योगदान होता है, कहीं किसी भी महिला का राजनीति में बड़ा योगदान होता है, तो न केवल वो समाज को बदलती है बल्कि समाज में बराबरी से हक दिलवाने का साहस भी रखती है। उस साहस को मजबूती से लाने के लिए मैं कहना चाहूंगी, आप इस तरह के मंच सजाएं और इस तरह लोगों को मीटिंग में बुलाएं, जिससे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी बात प्रमुखता के साथ आपके बीच रख सकें। आज की मीडिया पर बात कहेंगे तो वो तो वही परोसेंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन इस तरह के मंच हैं जहां हम अपनी बात खुल के कह सकते हैं, जहां हमारी वो बात जो हम कहना चाहते हैं, जो हम लोगों को जगाना चाहते हैं, जो हम जागरूकता लाना चाहते हैं, वो इस तरह की मीटिंग से मुझे लगता है बेहतर तरीके से लाई जा सकती है। इसमें जो पंचायती जो रिवॉल्यूशन हुआ 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हुई है पंचायत के माध्यम से, क्या लगता है आपको कि इससे देश में जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें तेजी आई है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो जो हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें इस तरह की कोई तेजी नहीं आई है। तेजी अभी तक नहीं आई है। नहीं, कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है सर। बिल्कुल कोई तेजी नहीं है। महिलाओं की स्थिति ज्यों के त्यों बनी हुई है। जो पॉलिसीज बनती हैं पार्लियामेंट के माध्यम से, कानून के माध्यम से, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से, क्या लगता है कि जो महिलाओं का हक हिस्सा था उस तरीके जिस तरीके से भारत के संविधान में प्रावधानित है उस तरीके से जमीन पे उतर रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं उतर रहा है। अब कोर्ट के किसी भी बयान को अगर देखा जाए, कोर्ट के किसी भी बयान को, तो इस देश की हुकूमत, इस देश का सिस्टम कोर्ट के बयान को सीरियस ले ही कहा रहा है। यहाँ तो तानाशाही का रवैया है। कोर्ट के बयान, अगर कोर्ट के बयान की बात करें, ये तो महिला सशक्तिकरण के अगर कोर्ट की कोई भी आदेश है तो मान कहाँ रही है हुकूमत? इसको शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। जैसे आपके वालिद साहब ने आपको पढ़ाया, शिक्षित किया, तो आप सही और गलत 100% शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम इसको दूर कर सकते हैं सर। आधी आबादी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? आधी आबादी के लिए मैं यही संदेश सर देना चाहूंगी कि जब महिलाएं पंचायत से लेकर संसद तक पहुंचती हैं तो वो नेतृत्व करती हैं, सुरक्षा मजबूती से और बहुत प्रमुखता के साथ रखेंगी। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस मुल्क में न केवल घर और गृहस्थी चलाने के लिए बल्कि इस मुल्क में राजनीतिक तौर पर महिला सशक्तिकरण के तौर पर महिलाओं को सियासत में अहम योगदान मिलना चाहिए। जब 33% महिला सदन के अंदर बैठी होगी तो मुझे उम्मीद है किसी भी बेटी के बलात्कार की आवाज नहीं उठ पाएगी कि किसी बेटी के साथ कोई घटना हुई। जब 33% महिलाएं बैठी होंगी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा कानून पास किया जा सके जिससे महिलाओं के मान सम्मान को कहीं पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत आभार। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात। आपको भी सर बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत धन्यवाद। एक इस तरह का टॉपिक लेकर आप आए और हम लोगों को भी आप कुछ दिशा निर्देश दीजिए कि हम इस पर और किस तरह से काम कर सके। अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत से हम लोग लगातार समाज में काम कर रहे हैं। दरअसल जो आधी आबादी की जो स्थिति इस मुल्क में है उसको हजारों वर्षों से SC ST OBC समाज झेल रहा है अपने हक अधिकारों के लिए। तो वो दर्द का रिश्ता है और दर्द समझता है, वो दर्द को महसूस करता है वो। और बाबा साहब और जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया वो मार्जिनाइज सेक्शंस में SC ST OBC के साथ फीमेल्स को भी रखा गया, लेकिन जाति और धर्म के बंधन में वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज दब गई। इसीलिए 76 वर्षों में जो जिस तरह का विकास होना चाहिए था, विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जो आपका बौद्धिक विकास समानता के साथ होना चाहिए था या उनके हक अधिकार सुरक्षित होने चाहिए थे, उस तरीके से शायद नहीं मिल पाया। अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और जैसे 33% का आरक्षण का मामला हो, उसमें आरक्षण का समर्थन और आरक्षण का विरोध खुद महिलाएं कर रही थी। आने वाले समय में
निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव होगा। और शिक्षा चूंकि मूल किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए मूल तत्व है, हेल्दी तत्व है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य, जो डॉक्टर ऋचा शर्मा मैडम ने बताया है। तो इन सब तमाम जो हम लोगों ने टॉपिक्स रखा था आधी आबादी को लेकर, चूंकि आधी आबादी कहीं ना कहीं अदृश्य है, गुमनाम है, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, चाहे वो पति के फॉर्म में हो, पिता के फॉर्म में हो, बेटे के फॉर्म में हो, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और जो व्यवस्था उसको कुचल रही है, जो व्यवस्था उसके साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली उसी फॉर्म को वो ताकत दे रही है। जब वोट का अधिकार मिला है आपको, तो आप अपने इंडिपेंडेंट राइट के लिए, क्योंकि इसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई थी, यहाँ पे मुफ्त में मिली है, बिना एक बूंद खून गिराए इस मुल्क में वोट का अधिकार सभी नागरिकों को मिला गया। लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो सबसे पहले जाति और धर्म देखते हैं, और जो मौजूदा व्यवस्था है इसको पूरी तरीके से समझ चुकी है, इसीलिए हक अधिकार छीने जा रहे हैं और हम लोग अभी कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए इसको पीडीए जो समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी और उसमें फीमेल्स, जो जैसे मैंने पूछा था कि दलित महिलाएं, तो दलित एक तो जो कॉन्सेप्ट है, दलित कौन है? हर वो व्यक्ति दलित है जिसके हक अधिकार नहीं है या इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ये टर्मिनोलॉजी है। वो जाति से अगर दलित लिया जा रहा है तो शायद कहीं से वो तर्कसंगत नहीं है, न्यायपूर्ण भी नहीं है। तो जो आज हम लोगों का टॉपिक था, संसद से लेके पंचायत तक और फिर समाज के जो अंतिम पायदान है वहां तक, एक संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक न्याय के, चूंकि अम्ब्रेला के नीचे सभी ये जो सिद्धांत हैं वो हैं, इनको मजबूत किया जाए और एक दूसरे का जो दर्द का रिश्ता है इसको बांटा जाए, साझा किया जाए। जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इसको हक अधिकार जो जमीन पे जो लाया जा सकता है, भरसक प्रयास करके स्वयं और आसपास में प्रयास करना चाहिए। रोशनी का जो रोशनी है, दिए की जो रोशनी हो चारों तरफ फैले, यही एक हम लोगों का प्रयास है। आप सभी लोग जुड़े और जो एमिनेंट स्पीकर्स थे सभी लोगों को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप सभी लोगों ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, और चूंकि ये पीडीए जो प्लेटफॉर्म है वो इसीलिए बनाया गया है कि अपनी बात बेबाकी से रखिए, क्योंकि संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना है। हमेशा शिकायत करना, आलोचना करना, किसी की निंदा करना या विरोध करना, यही काम नहीं होता। कुछ आलोचक या कुछ लोग जो शिकायत करते हैं वो भी एक काम समझते हैं कि हमारा शिकायत करना भी एक काम है, आलोचना करना भी एक काम है, निंदा करना भी काम है। इससे काम नहीं चलेगा। आप अपने कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हो, आप समाज में पे बैक टू सोसाइटी क्या कर रहे हो, किसी के वालिद साहब तो किसी के पति, किसी के बेटा, वो उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट किया और बहुत बेबाकी से आप लोगों ने अपनी बात रखी है। भारत के संविधान का राज जो है किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो कानून का राज स्थापित करना चाहता है, समाज में न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहता है, समता मूलक समाज बनाना चाहता है, भाईचारे का समाज बनाना चाहता है। इसी क्रम में हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े, सभी एमिनेंट स्पीकर्स को विशेष रूप से, और जो साथी मेरे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय लोकतंत्र। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।